नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी। आज हमारे साथ जो लेखक हैं, उनके लेखन में न केवल लोक जीवन की झलक देखने के लिए मिलती है, बल्कि समाज की जमीनी हकीकत को भी उनकी लेखनी बखूबी उजागर करती है। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं की जो दुविधाएं हैं, उनको प्रस्तुत करने की उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र ठाकुर जी। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में और साहित्य जगत के विभिन्न पहलुओं के बारे में। रेतीली दीवारों पर कुछ अनजाने से लोग खड़े थे। बाह थाम कर किसको कहता, मैं शिखरों का अभिलाषी। दिया हाथ में लेकर मैंने रातों के हैं देह टटोले। अंग अंग में फूटे पाए दुर्गंधों से भरे फफोले। वो उपन्यास चाणक्य के जीवन के ऊपर लिखा गया उपन्यास। नई पीढ़ी को प्रवेश करना ही चाहिए, तो उसे पता लगेगा कि दुनिया में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या हो रहा है। अलग अलग किसको समझाता, मैं शिखरों का अभिलाषी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपको 5.5 दशक कह सकते हैं लेखन के क्षेत्र में हो गए हैं, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि आपका लेखन के प्रति जो जुड़ाव शुरू हुआ, आपको कब लगा कि मैं लेखन की दुनिया में आ सकता हूँ? दरअसल कभी ऐसा सोचा नहीं था, पर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो 8वीं में तब मैं पढ़ता था और एक कहानी या एक नाटक पृथ्वीराज की आंखें हमें लगा हुआ था कोर्स में, सिलेबस में। तो अब उन दिनों नैतिकता के दबाव होते थे। हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर की जो बच्चों की नैतिकता वाली किताबें हैं वो पढ़ते थे। तो कुछ नैतिकता के दबाव थे, कुछ पारिवारिक वातावरण था। तो उसके विरोध में जी, जो पृथ्वीराज की आंखें हैं, उसके विरोध में मैंने एक नाटक लिखा। अच्छा। और पहली बार जो मुझे ट्यूशन पढ़ाने आया करते थे, उनको मैंने वो नाटक पढ़ाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो एक दिन लेखक बनोगे। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो शख्स कहीं मुझे मिल जाएं, तो मैं कम से कम अपनी एक किताब तो उनको भेंट कर सकूं। उन्होंने तब कहा था और वो आज। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? उस समय मेरी उम्र, अब 8वीं के बच्चे की उम्र आप लगाएं तो 12-13 साल रही होगी। जी। तो उसके बाद फिर लिखने का थोड़ी रुचि, घर में एक माहौल था पढ़ने का। माताजी पढ़ती बहुत थी, पिताजी की उर्दू के रिसाले लाया करते थे, तो मैं हिंदी की किताबें पढ़ा करता था। जी। तो हिंदी की आप समझिए कुशवाकांत हैं, इलाचंद जोशी या प्रेमचंद की तो पूरा साहित्य हमारे यहाँ था। जी। तो शरद चंद्र, इनके साहित्य हमारे यहाँ थे। तो वो किताबें अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी। और मुझे आज भी याद है कि लाल रेखा जो कुशवाकांत की एक किताब थी और रहस्यात्मक कहा जाए, क्रांतिकारियों के एक बहुत ही गहरे रहस्य की किताब थी। उसका ऐसा कुछ नशा दिमाग में चढ़ गया था कि मुझे लगता था कि वो पात्र कहीं हमारे आसपास घूम रहे हैं। जी। तो तब से वो पढ़ने का भी एक शौक चढ़ गया। एक उन दिनों हम हरिद्वार रहते थे, तो एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का जो फर्स्ट फ्लोर था, जी, उसमें उन्होंने दरी बिछा के और डेस्क रख दिए थे कि अगर कोई, नीचे तो वाचनालय था जहाँ लोग अखबारें पढ़ा करते थे, तो ऊपर उन्होंने वो बना दिया था कि जो किताबें लें वो ऊपर बैठ के शांति से किताब पढ़ सकते हैं। तो ऐसा माहौल था, तो हम लोग वहाँ बैठते थे, पढ़ते।
तो धीरे-धीरे वो चीज़ चलती चली गई और लिखने में तो मैंने आपको बताया कि कैसे शुरू हुआ। जी। वही शौक फिर आगे चला और फिर बढ़ता पहले चला गया। आपने कविताएँ लिखी थी सबसे पहले? जी, जी, जी। जी। मैंने पहले कविताएँ लिखी, मगर हुआ क्या और शायद मैं कविताएँ ही लिखता रहता, मगर जब मैंने शोध किया, तो 5-6 साल लगे मुझे शोध करने में, वो लगते ही हैं। तो शोध के बाद जब मैंने कविता लिखने की कोशिश की, जी। तो पता नहीं ऐसा क्या परिवर्तन हुआ मेरे अंतस के अंदर कि वो जो कविता का सोत अंदर से फूट के निकलता था, जी। वो सूख गया। मैं कविता नहीं लिख पाया उसके बाद। इसका मुझे हमेशा दुःख रहा जी। और तब फिर मैं कहानियों की तरफ मुड़ा जी। और मैं कहानियाँ लिखने लगा। तो कहानियों की तरफ तो आपका ऐसे आया झुकाव, लेकिन जो पहली कविता आपने लिखी थी, हुँ, क्योंकि पहली कविता जब हम लिखते हैं या वो छपती है, तो उसका एक अनुभव ही अलग होता है। तो वो क्या कविता थी? कुछ याद आप मैं अगर आपको बता बताता सकें? हूँ, उसके तो जी। मुझे शीर्षक याद हैं, जो जी। पहली आप ऐसे पहली कौन-सी लिखी, क्योंकि लिखना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, जी। मगर जो पहली स्वीकृत हुई थी मेरी, जी। वो धर्मयुग में। अच्छा। वो 1975 में स्वीकृत हुई थी अच्छा। और तब धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक हुआ करते थे जी। और उसका एक बहुत ही रोचक किस्सा है। जी। धर्मयुग में मैंने कविताएँ भेजी और उन दिनों देखिए टाइप तो होता नहीं था, जी। हाथ से लिख के भेजते थे, स्पीड पोस्ट नहीं होता था, कोरियर नहीं होता था, मगर डाक बहुत विश्वसनीय होती थी। हम भेजते थे और चिट्ठी पहुँचती थी। थी। जी। तो उसका कोई 15-20 दिन बाद वहाँ से एक कार्ड आया कि आपकी कविताएँ जो हैं स्वीकृत कर ली गई हैं। तो आप सोचिए कि तब मेरी उम्र 18-19 साल रही होगी और मेरे तो पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे जी। कि मैं राष्ट्रीय फलक पर आपकी हाँ, कविता। राष्ट्रीय फलक पे मैंने जी। दस्तक दे दी और वो भी मतलब, और देहरादून से उस समय तक कोई जी। धर्मयुग में स्वीकृत नहीं हुआ था। तो आप पहले मैं पहला कवि व्यक्ति कह सकते हैं था, उस वक़्त। और जगह जी। छपते रहे ये लोग, जी। मगर धर्मयुग में कोई स्वीकृत नहीं हुआ था और मैं पहला, और मेरे साथ वालों को आश्चर्य था कि ये धर्मयुग में कैसे स्वीकृत हो गया। तो धर्मयुग में मैं स्वीकृत हुआ तो पंख लग गए मुझे पंख लग गए कि मैं धर्मयुग में स्वीकृत हुआ हूँ। तो खैर वो कविताएँ तो अब मुझे 2 कविताएँ थी, खोखले आदमी का विद्रोह जी। और तुम और कत्ल की साजिश, क्योंकि जी। उन दिनों जेपी मूवमेंट चल रहा था, अच्छा, जयप्रकाश अच्छा। नारायण का हाँ आंदोलन जी। चल रहा जी, था, तो जी। उससे कुछ प्रभावित रही होंगी जो मुझे याद आता है। जी। तो अब तो खैर वो नहीं है मुझे याद, पर आपने कहा है मैं एक गीत की 2-4 पंक्तियाँ आपको बिल्कुल, सुनाता हूँ। बिल्कुल। गीत भी लिखे मैंने, गीत लिखना सीखा, क्योंकि जी। गीत लिखने में बड़ी मेहनत होती है, मीटर, रिदम, ये वो। रेतीली दीवारों पर कुछ अनजाने से लोग खड़े थे, जी। रेतीली दीवारों पर कुछ अनजाने से लोग खड़े थे, बाँह थाम कर किसको कहता मैं शिखरों का अभिलाषी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। दिया हाथ में लेकर मैंने रातों के हैं देह टटोले, जी। दिया हाथ में लेकर मैंने रातों के हैं देह टटोले, अंग अंग में फूटे पाए दुर्गंधों से भरे फफोले, छिपे अनेकों धब्बे देखे उजली उजली सी परतों में, छिपे अनेकों धब्बे देखे उजली उजली सी परतों में, अपने ही को नीचा पाया मैंने जीवन की शर्तों में, कितने ही पहलू जीवन के मोड़ मोड़ पर नग्न खड़े थे, अलग अलग किसको समझाता मैं शिखरों का अभिलाषी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब तो सर। ये गीत भी मैंने लिखना जी। सीखा, पर कविताएं ज़्यादा लिखी और कविताओं में मैं ज़्यादा पॉपुलर भी रहा। जी, जी। आपने किताबों की बात की सर, तो कौन-कौन सी ऐसी किताबें उस वक़्त की रही जो अगर हम आज भी पढ़ें तो हमारे दिल को छुए? जो आज के युवा राइटर हैं, उनको भी पढ़नी चाहिए या आज के जो और लोग भी हैं अगर उन्हें पढ़ें तो उनके दिल को छुए वो किताबें? देखिए,
पहले नंबर पे मैं जिस किताब का नाम लूँगा जी, वो है कुशवाहा कांत की लाल रेखा। जी, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, अद्भुत किताब है वो। और दूसरी रघुवीर शरण मित्र की आग और पानी एक उपन्यास है। जी, जी, वो उपन्यास चाणक्य के जीवन के ऊपर लिखा गया उपन्यास है और इतना अच्छा उपन्यास है कि मैंने उसके बाद कोई उपन्यास चाणक्य के जीवन पर वैसा नहीं पढ़ा। जी, ऐसे और बहुत किताबें हैं। शंकर की चौरंगी है जी, जो बंगला से वो हुई है। ताराशंकर बंदोपाध्याय की गणदेवता है, बहुत अच्छी किताब है। और मैला आंचल है। मैला आंचल से मुझे परती कथा फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत अच्छी लगती है। और रंग भूमि हमारे प्रेमचंद जी की लिखी हुई, उसके आप वो देखिए जो विनय और सोफिया में जो वाद विवाद जी, होता है या बहस होती है तो एक नया फलक उसमें खुलता है, उसको देखिए। अच्छा, जो क्लासिक्स हैं, दुनिया के जो क्लासिक्स हैं उनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। जी, उसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे सिटी ऑफ जॉय, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हो रखा है आनंद नगर के नाम से, आप अच्छा, उसको पढ़िए साहब। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया के सबसे सुखी आदमी आप ही हैं। इतनी तकलीफों में आदमी जीता है, जी, इतनी कंगाली और तंगहाली में आदमी जीता है। तो वो अद्भुत किताब है। ऐसे जंगल एक किताब है, उसको पढ़िए आप, अपटन सिंक्लियर की। जी, और आप पाएंगे कि मतलब जो ये डिब्बा बंद शिकागो, उसकी किताब के जो नेपथ्य में शिकागो है, जी, तो शिकागो में किस तरीके से डिब्बा बंद मीट की फैक्ट्रियों में किस कंडीशन में, किन हालात में लोग काम करते हैं। उफ, इन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए। ये किताबें हमें दृष्टि देती हैं, हमें बताती हैं कि हमारे ही दुख नहीं है, हमारे दुख कितने छोटे हैं हैं। जी, और दुनिया के दुख कितने बड़े हैं। तो आपके फेवरेट राइटर कौन है जिनकी किताबें आप अक्सर पढ़ते नहीं, हैं, जो ऐसा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं? हाँ, मेरे को सब अच्छे लगते हैं। जी, मैं किसी की तुलना किसी के साथ नहीं करता, जी, मगर प्रेमचंद का मैं मुरीद हूँ और वो इसलिए हूँ, जी, प्रेमचंद और चेखव, एक तो विविधता बहुत है इन दोनों के अंदर। दूसरा, प्रेमचंद की कहानियों का कमाल देखिए आप जी, कि वही कहानी छठी का बच्चा पढ़ता है, वही कहानी एमए वाला जी, पढ़ता जी, है बिल्कुल। और उसी कहानी पर शोध होता है, शोध भी होता है और हर वर्ग के और हर उम्र के लोग उन्हें पढ़ना पसंद पढ़ना करते पसंद हैं। करते जी, हैं। हमें लगता है कि हमारे आसपास की कहानी है, परिवेश की कहानी है। जी, और चेखव की कहानियों में मैसेज के साथ नाटकीयता है, जी, अद्भुत पकड़ है चेखव के अंदर। टॉल्स्टॉय को पढ़िए आप, अन्ना कैरेनिना और ये वार एंड पीस, युद्ध एंड शांति। वार एंड पीस में एक जगह पूरे इतिहास को बदल देते हैं अपने राष्ट्रीयता के कारण, अपने राष्ट्रवादी भावना के कारण। जी, वो इतिहास को टॉल्स्टॉय घुमा देते हैं, इतनी राष्ट्रभक्ति जी, उसमें हमें दिखाई देती है। तो वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब पढ़ने के बाद ही अब एकदम से तो सब याद नहीं आता है, जी, मगर अद्भुत संसार है और इस संसार में नई पीढ़ी को प्रवेश करना ही चाहिए। तो उसे पता लगेगा कि दुनिया में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्या-क्या हो रहा है। वो साहित्य आपको ज़रूर बहुत पढ़ना अच्छे चाहिए। तरीके से बता सकता है। जी, हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं, तो वो स्वर्णिम दौर था, 70 के दशक का हिंदी साहित्य भी आपने देखा है उस वक़्त से और अब 2025 का भी आप देख रहे हैं। इस बीच में आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य में अच्छा बदलाव हुआ है या प्रासंगिकता थोड़ी कम हुई है? देखिए, हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी जो समस्या आज मैं अनुभव करता हूँ, जी, वो ये है कि हिंदी में
हिंदी साहित्य में कोई केंद्रीय पत्रिका नहीं है। जी। ऐसी पत्रिका जो हर घर के सेंटर टेबल पे रखी हुई मिलती थी, जैसे धर्मयुग थी, जी। या वो एक पारिवारिक पत्रिका थी धर्मयुग, या कथा पत्रिका के रूप में सारिका थी, जी। या वैचारिक पत्रिका के रूप में दिनमान था। तो आज ऐसी पत्रिकाओं का अभाव हो गया है और ये बड़ा ही दुखद स्थिति है। जो लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं उनके पास उतना विशद पाठक वर्ग नहीं है। जी। अब पाठक को अगर पत्रिका मिलेगी नहीं तो वो पढ़ेगा कैसे? अगर वो स्टॉल से कोई खरीद के कुछ पढ़ना चाहता है अपनी यात्रा के दौरान और उसको नहीं मिलती है, तो इसमें पाठक का तो कोई कसूर नहीं है ना। जी। तो पत्रिका ना होना, केंद्र बड़े संस्थानों की जो केंद्रीय पत्रिकाएं हैं वो बंद होना एक बड़ा दुखद अनुभव रहा है और उसको हमने झेला है। तो क्या कारण आपको लगता है इन पत्रिकाओं के बंद होने का? उसमें देखिए एक बहुत बड़ा कारण ये आया कि जो अगली पीढ़ी आई इन संस्थानों की, जी। वो साहित्य में संस्कारित नहीं थी। वो विदेशों से एमबीए करके आए और एमबीए करके उन्होंने एक ही चीज सीखी कि कैसे लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता है। जी। तो उनका पूरा जो फोकस था वो लाभ कमाने में था और उन्होंने देखा कि साहब इसमें तो हमें लाभ कम हो रहा है और इतने पैसे में हम कहीं और ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। जी। तो उन्होंने पत्रिकाओं की तरफ ध्यान देना कम कर दिया, धीरे धीरे उनको बंद कर दिया और जो अहित हुआ साहित्य का उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। जबकि उनके जो बुजुर्ग थे वो साहित्य में संस्कारित थे और वो चाहते थे कि समाज में साहित्य फैले, जी। मगर नई पीढ़ी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा कारण हमारे सामने आया। आपने नई पीढ़ी के लेखकों की बात की। आजकल हम देखते हैं हिंदी साहित्य अगर हम देखें तो इंग्लिश का चलन ज़्यादा है। लोग सोचते हैं अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या हम एक इंग्लिश की बुक अपने हाथ में लेके बैठे हैं तो हम बहुत मतलब बड़े लगेंगे, अच्छा लगेगा सबको देखने में। तो हिंदी साहित्य को ऐसे दौर में किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए इसमें कुछ चीज़ों से तो हमें समझौता करना पड़ेगा। देखिए हमारे आपके सबके बच्चे आज अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जी। हमारे आपके बच्चों के पास साहित्य का संस्कार भी है और उनके पास पुस्तक खरीदने की सामर्थ्य भी है, जी। मगर वो पढ़ कहाँ रहे हैं? अंग्रेजी स्कूल। जी। अब क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी जो प्राथमिकता है वो अंग्रेजी की किताबें हो गई हैं। जी। और माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बेटा अंग्रेजी में आगे बढ़े, हिंदी की तरफ ध्यान कम है। जी। और जो हिंदी स्कूलों में बच्चे आ गए हैं वो एक ऐसे गरीब मेहनतकश समाज के बच्चे हैं जिनके पास दो रोटी का संघर्ष जो परिवार कर रहे हैं, जी। उस परिवार के बच्चे आ गए हैं हिंदी स्कूलों में। उनके पास साहित्य का संस्कार भी नहीं है और साहित्य की किताबें खरीदने के लिए धन भी नहीं है। तो इससे जो हमारी हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं उनकी बिक्री का कम होना या लोगों के हाथों में न दिखलाई देना जी। एक बड़ा कारण है। कैसे बचाया जा सकता है इसको, आपको क्या लगता है? देखिए साहित्य को बचाने के लिए पुस्तकों से ज़्यादा पत्रिकाओं की ज़रूरत है। जी। एक और बहुत ज़रूरी जो साहित्य को बचाने के लिए आवश्यकता है कि जो बड़े अखबार निकल रहे हैं उनके अंदर साहित्यिक पृष्ठ होने ही चाहिए। जी। क्योंकि अखबार घर जाता है, हर एक करोड़ों में बिकता है और वो साहित्य जब
करोड़ों के हिसाब से घर जाएगा तो कम से कम लाखों के हिसाब से पढ़ा पढ़ा जाएगा। जाएगा जी। और अगर लाखों के हिसाब से पढ़ा जाएगा तो कम से कम हजारों के हिसाब से तो लोगों को संस्कारित करेगा। जी जी। साहित्य में आपको संस्कारित करना पड़ता है लोगों को। लोग साहित्य को तभी तो समझ पाते हैं जब आप उन्हें साहित्य का संस्कार देते हैं। जब आप साहित्य का संस्कार ही उनको नहीं देंगे तो कैसे लोग साहित्य को बचा पाएंगे या साहित्य में संस्कारित हो पाएंगे। पहले हम देखते थे कि लोग सबसे पहले लिखना जब शुरू करते थे तो पहले पत्रिकाओं में लेख आते थे, अखबारों में आते थे, उसके बाद उनकी बुक्स आती थी कि हमने बुक लिखी है, और उसका एक अलग ही क्रेज उनमें दिखता भी था क्योंकि पहली बुक आई है या कुछ इस तरह से। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो नए राइटर हैं वो स्क्रीन राइटिंग भी कर रहे हैं, तो अलग चीज हो गई। लेकिन जब कोई बुक लिखनी है तो अब सीधे बुक्स ही आ रही हैं, पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख देखने को नहीं मिलते। हम केवल उनकी किताब पढ़ते हैं और उसी को आगे पढ़ के हम समझ लेते हैं कि ये एक बड़े लेखक हो गए हैं। तो कैसे आप इसको देखते ये हैं? बहुत शुभ नहीं है। जी ये इसलिए शुभ नहीं है अलका जी, क्योंकि देखिए पहले हम लोग अपने समय की अगर बात करें जी तो पहले हमने मेरिट के आधार पे जी पत्रिकाओं में अपनी जगह बनाई। जी पत्रिकाओं ने हमें पाठक दिए, हमारा एक पाठक वर्ग विकसित हुआ। जब पाठक वर्ग विकसित हो गया और हम पत्रिकाओं में छप कर लगातार हमने अपनी जगह बना ली, जी तब प्रकाशकों ने हमें छापा जी और हमारी पुस्तकें सामने आई, चर्चित हुई। जी और वो निश्चित रूप से जब हमारा एक पाठक वर्ग था तो वो पुस्तकें बिकी भी होंगी। जी आज क्या स्थिति है? आज प्रकाशन की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हाँ, बहुत सारे हाँ, प्रकाशक हैं। आज आदमी देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँ, हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी न लगे, मगर ये कड़वा सच है कि हमने लेखकीय स्वाभिमान को ताक पर रख दिया है। हम देखिए, लेखक हर साहित्य के मूल में है। अगर लेखक लिखता है तो संपादक पत्रिका छापता है। जी अगर लेखक लिखता है तो आलोचक चर्चा करते हैं। अगर लेखक लिखता है तो प्रकाशक के घर का चूल्हा जलता है। मगर आज स्थितियां ये हो गई हैं कि लेखक हाशिए पर चला गया है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी जमात पैदा हुई है, लेखकों की एक ऐसी जमात पैदा हुई है जो कम करके ज़्यादा पा लेना चाहती है। वो छपने के लिए संपादक की चिरौरी करती है, चर्चा के लिए आलोचक के दहलीज पे खड़ी हुई मिलती है, और प्रकाशक को पैसा देकर अपनी किताब छपवाती है जी वो पीढ़ी। और फिर जब विमोचन कराती है तो प्रकाशक को गुलदस्ता देती है कि आपने मेरी किताब छाप दी। अरे आपने पैसा दे के छपवाई है भाई, आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं? तो मतलब इतना स्तर जो है लेखन का या लेखकों का, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितना साहित्य का अहित कर रहे हैं। वो मेरिट पे आने से बचने के लिए शॉर्टकट्स मार रहे हैं, और ये शॉर्टकट्स पूरे साहित्य का अहित कर रहे हैं। और जो पाठक है वो भ्रमित है। वो 10 किताबें सामने रखी हैं उसके, वो कैसे तय करेगा? कवर देख के थोड़ी तय कर लेगा कि ये किताब अच्छी होगी, वो किताब खराब होगी। जी तो अगर वो कमज़ोर किताब चुनता है और उसको पढ़ता है तो उसे लगता है कि साहित्य में अरे इतना बेकार लिखा जा रहा है, तो वो साहित्य से विलग हो जाता है। ये आजकल एक बड़ा तो दुर्भाग्य। फेसबुक वगैरह पे भी हम देखते हैं और अन्य सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हम देखते हैं कि जब कुछ भी नई किताब आती है या कुछ, तो हम फेसबुक पे अपना डाल रहे हैं उसको कि ये नई किताब है हमारी या कुछ है, तो प्रशंसा करते हैं लोग। आपके समय में कैसा ये दौर उस समय रहा कि जब आपकी किताबें आई तो आपको किस तरह से कमेंट्स लोगों के सुनने के लिए मिले, अच्छे बुरे, या कुछ आपको याद है उस वक्त की? देखिए, मैंने पहले भी एक बात ये कही है कि सोशल मीडिया पे जब किताब की वो दी जाती है तो लाइक जी बधाई 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 बधाई, जी इस तरीके के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं।
हमारे समय में सोशल मीडिया तो था नहीं, जी, जी। लाइक और बधाई का सवाल ही नहीं था। आदमी किताब पढ़ता था, उसमें कौन-सी रचना अच्छी है, कौन-सी रचना कमज़ोर है, इसके ऊपर बात करता था। और आप यकीन मानिए, आज भी मेरे पास सैकड़ों की तादाद में पत्र रखे हुए हैं जो रचनाओं के ऊपर आए हैं। 2-2, 3-3 पेज के पत्र एक-एक रचना पे लिखता था। अब वो अपना समय भी देता था पाठक, जी, जी। अपनी ऊर्जा भी लगाता था और आपको फिर पोस्टेज का खर्च भी देता था डाक का, और आपको पत्र भेजता था 2-2, 3-3 पेज के आपकी रचना पे लिख के। तो इस तरीके का जज्बा उस समय हुआ अब तो एक करता था। थंब से ही काम चल जाता है हाँ, अब तो सोशल लाइव मीडिया के और ज़माने वो हम में। खुश हो, उससे बहुत हानि हो रही है। जी। सोशल मीडिया के जो इस तरीके की एक प्रवृत्ति जो डेवलप हो गई है कि सुधार की गुंजाइश खत्म हो गई। आप तो छापा आपने, लाइक आपने कहा मैं लेखक बन गया, छुट्टी खत्म, अब आपको उसमें सुधार की जी, ज़रूरत जी, ही नहीं जी। है। तो ये अंतर एक ये बहुत देखने बड़ा बहुत है। ज़रूरी है। सर, आप देहरादून में ही जन्मे हैं। आपने देहरादून का एक तरह से कहें कि 70 के दशक से और अब तक आप देहरादून को देखते आ रहे हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, तो किस तरह से बदलाव आपको देहरादून भी और उत्तराखंड में किस तरह से बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है? देखिए, देहरादून को अगर मैंने होश संभालने के बाद से देखना और समझना शुरू किया, जी। तो वो 1958 के आसपास का, जो जब मैं 4-5 वर्ष का था, जी। तो तब देहरादून कैसा था वो सब मेरे दिमाग के अंदर है और कैसा मैंने था? देखा है। आप बताएँ? देहरादून जो मेरी स्मृतियों में है, वो कद्दावार दरख्तों का शहर था देहरादून। नहरों और कूलों का शहर था। तितलियों, जुगनुओं और परिंदों का शहर था देहरादून। वनस्पतियों से भरा हुआ था देहरादून। यहाँ पर खुशबुएं जागती थी और सड़कें सोती थी। आज जैसी बदहवासी नहीं थी। इतना पूंजी का इतना विस्तार, इतना भयानक विस्तार कि आदमी को भयभीत कर दे, ऐसा नहीं था। और 2 प्रकार के वर्ग देहरादून में पलते थे। एक जो मोहल्लों में, जी। और पूरा मोहल्ला एक दूसरे की समस्याओं से जुड़ा होता था। आज तो कॉलोनीज बन गई है ना, जी। आदमी की घर पड़ोस में परेशानी होती है तो खिड़की खोल के जरा सा दरार में से झांकता है और खिड़की बंद कर लेता है। जी। मगर उस समय अगर किसी को परेशानी हुई तो सारा मोहल्ला एक हो जाता था। एक तो ये था देहरादून का कल्चर। दूसरा डालन वाला जैसा एरिया था देहरादून में, हरियाया हुआ। जी। एक कोठी के साथ, मतलब वहाँ शायद 10 या 15 बीघा से कम में कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिलती थी। जी। तो हर कोठी के साथ लीची के बाग, आम के बाग, अमरूद के बाग, कई पेड़, कई लॉन और वो पत्थरों की बनी हुई कलात्मक कोठियाँ, एक वो वर्ग था वहाँ पर। तो देहरादून जो उस समय था, आज वो छिन गया हमसे। और 3 चीज़ों के लिए देहरादून पहचाना जाता था। जी। लीची, फुटबॉल और बासमती। जी। आज ना लीची के बाग बचे, ना बासमती के खुशबू खेत भी बचे, नहीं है। जी। और फुटबॉल भी लगभग अब बड़े स्थानीय स्तर पे चलता है। फुटबॉल भी खत्म हो गया बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, कैरम के टूर्नामेंट होते थे। जी। मतलब देहरादून बड़ा जीवंत शहर था। साहित्य के क्षेत्र से जोड़कर देखें तो किस तरह का माहौल साहित्य था? में माहौल, देखिए, जब मैं पिताजी के साथ, एक दुकान हुआ करती थी डालनवाला में, राम अवतार की दुकान। अच्छा। वो बड़ी मशहूर दुकान थी, तो वहाँ बैठते थे लोग। उस दुकान में कवि कुल्हड़ एक आया करते थे, हास्य कवि थे। अच्छा। तो उन्होंने साइकिल एक्सीडेंट लिखा और वो बहुत प्रसिद्ध हुए और पूरे देश में हुए और कवि सम्मेलनों में जाया करते थे। जी। उसके बाद आप देखिए, वहाँ पर वीर कुमार अधीर बहुत ही अच्छे गीतकार थे। गीतों का ताजमहल उनकी किताब
थी। वो वहाँ जी, मैं तब 5-7 साल का था, पिताजी के साथ जाया करता था, तो मैं देखता था, उन लोगों की रचनाएँ सुनता था जी, और किस तरीके की वो होता था। अच्छा, ये हरिदत्त भट्ट शैलेश, जी, ये भी वहाँ आया करते थे। इनके एक साधु थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, और वो दिल्ली में पढ़ाते थे, वो वहाँ आया करते थे। तो बहुत लोग आया करते थे, मगर जब मैंने होश सँभाला और 1970 के बाद मैंने लिखना शुरू किया, तब मैंने देखा कि देहरादून में साहित्य का एक उन्माद था। बेहतर लिखने की, एक दूसरे से बेहतर लिखने की एक मूक प्रतिद्वंदिता थी कि मैं जी, उससे अच्छा लिखूँ। ये एक मूक प्रतिद्वंदिता चला करती थी। जी, और यहाँ पर एक छोटा-सा अखबार निकलता था 2 पन्नों का, वैनगार्ड। अच्छा, उसके जो एक हिंदी का जो एक पहला पेज उसका इंग्लिश का होता था 2 पेज, और 2 पेज हिंदी के हुआ करते थे। तो उसके जो हिंदी के संपादक थे सुखवीर विश्वकर्मा, जी, उन्हें कवि जी कहा जाता था। तो वो केंद्र थे उस समय, आप समझिए हिंदी साहित्य के देहरादून के अंदर। जी, सारे साहित्यकारों का वहाँ मिलना, जुलना, उठना, बैठना, चर्चा, परिचर्चा, सब होती रचना थी। सुनाना, सब वहाँ हुआ करता था। और एक ऐसा माहौल था, आप समझिए, कि अगर किसी के यहाँ बच्चे का मुंडन हुआ है, तो उस जी, दिन भी कवि गोष्ठी होगी। कविताओं का जोर था कविताओं उधर। का ज़ोर था। जी, कवि गोष्ठी होगी। किसी ने मकान बनाया है, तो सुबह गृह प्रवेश का खाना होगा, शाम को कवि गोष्ठी होगी, जी, हैं? और किसी का जन्मदिन है, तो उसके कवि गोष्ठी होगी। तो बहाने हुआ करते थे और कवि गोष्ठियाँ हुआ करती थी। और उसमें बहुत ही सुंदर गीतकार आया करते थे, ऊर्जा के गीत सुनाया करते थे, मधुर गीत सुनाया करते थे, बासंती गीत सुनाया करते थे। आंदोलनों का दौर था उस वक़्त। एक आप समझिए कि साहित्यिक आंदोलन का दौर था वो, वास्तव में जी, एक ऐसा दौर था जो लौट कर फिर कभी नहीं नहीं आया। आएगा। हाँ, हम अकेले हो गए। एक-एक आदमी लिखने लगा, जी, वो अकेला हो गया, अकेला। वो जो सामूहिक रूप से एक दौर चल रहा था लेखन का, वो फिर नहीं लौटा। विचारों का जो आदान-प्रदान उस वक़्त होता था गोष्ठियों में और उसमें, अब वो सब बंद हो गया वो है। सब बंद हो गया। जी, अब होता भी है, तो उस तरीके से उतना खुले मन से मैंने देखा नहीं होता। जी, और मैंने आपसे एक बात कही कि उस समय शॉर्टकट्स नहीं हुआ करते थे। जी, उस समय शॉर्टकट्स नहीं होते थे। जो भी आता था सामने, उभर के सामने आता था, वो अपनी मेहनत से उभर कर सामने आता था। जी। तो ये एक बड़ा फ़र्क आ गया सामने। पहले जो कहानियाँ होती थीं और अब जो नए यूथ है वो कहानियाँ लिख रहा है, वो भी आप देखते हैं इस वक़्त, तब की कहानियाँ भी देखिए, आप खुद भी कहानी लिखते हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं? वैचारिक जो एक बदलाव है, वो किस तरह का है? देखिए, अगर साहित्य की प्रासंगिकता पे बात करें, अगर जी, साहित्य को आपको प्रासंगिक बनाए रखना है, जी, तो आपको साहित्य में अपने समय और समाज को उतारना ही पड़ेगा। जी, और जो भी लेखक साहित्य रचता है, उसकी अपनी-अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएँ होती हैं। जी, जो जन सरोकार का साहित्य रचता है, उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता होती ही होती है। मगर वैचारिक प्रतिबद्धता का अर्थ कहीं भी झंडा-बरदारी नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं, तो आप झंडा बरदार बन जाएँ। तो जो झंडा बरदार बनते हैं, उनके साथ दिक्कत जो आती है सामने, वो ये आती है, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। जब झंडा जी, उठाते हैं, तो उनकी सीमाएँ निर्धारित हो जाती हैं। जी, उनकी जो कलम है, वो गिरवी हो जाती है। अब वो अपनी इच्छा से नहीं लिख पाते। जी, तो इधर जो वर्ग लिख रहा है, उसमें 2 तरह के वर्ग हैं। एक उन्मुक्त होके लिख रहा है, एक झंडा बरदारी के तहत लिख रहा है। तो ये 2 अलग-अलग वर्ग हमारे सामने इधर आए हैं। मगर
सवाल फिर वहीं पर आता है कि पाठक किसको स्वीकार कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है, जी, ये पाठक के ऊपर निर्भर करता है। हमारे निर्णय लेने से उसमें कोई कोई नहीं अंतर है। नहीं आएगा। सर, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई भी रचना हो, कविता, कहानी, संस्मरण, कुछ भी हम लिखते हैं तो हमें लगता है कि वो सक्सेस तब होगा जब किसी के जीवन में उस पर प्रभाव पड़ेगा उसका। कोई भी बदलाव, चाहे छोटा ही हो लेकिन बदलाव आए या उसको लगे कि हाँ, इससे मेरे जीवन में ये असर पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे किस्से या कोई ऐसी घटना या कोई बात ऐसी जो आपको अभी याद हो कि आपकी रचना से किसी के जीवन में कुछ बदलाव आया? देखिए, संयोगवश जी, कल ही मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई जी। और उस कहानी का शीर्षक था अम्मा। अम्मा, जी, तो आज सुबह जब मैंने उठ के देखा तो उसमें एक मेल आया हुआ था। जी, कल उस पे काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आई थीं। तो आज एक मेल बड़ा रोचक मेल था। जी, तो उसने लिखा था, मेरी अम्मा भी ऐसे ही काम करती है और इसी तरह जी, दर्द में जीती है। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इस कहानी ने किसी के अंतस को छुआ, जी, किसी के जीवन से सामंजस्य स्थापित किया। ये एक बड़ी बात थी। और एक बार बच्चे और बावर्ची कहानी मेरी प्रकाशित हुई थी जी, हंस में। तो काफ़ी समय बाद मुझे एक मेल आया, मेल था या व्हाट्सएप था, क्या था? तो उसमें मुझे लिखा उस पाठक ने कि मेरी बेटी करेला शायद नहीं खाती। अच्छा, करेला नहीं खाती थी और बच्चे नहीं खाते थे। जी, उस कहानी में जो मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि स्वाद जो होता है वो चीज़ों में नहीं होता, जी, वो आपकी जीभ के अंदर है जी, और आपको स्वाद जगाना है उसके प्रति। अगर आप वो स्वाद जगा गए तो वो चीज़ आपको अच्छी अच्छी लगेगी लगेगी। और अगर जी, आप स्वाद नहीं जगा पाए तो वो नहीं लगेगी। तो खैर उसने लिखा कि बच्चे, मेरी जो बेटी थी वो करेले नहीं खाती थी। तो मैंने ये कहानी उसको सुनाई और कहा कि बेटा स्वाद जगाओ अपनी जीभ के अंदर। जी, तो अब वो करेले खाने लगी है। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ा सम्मान जी, जी, और क्या हो सकता है कि पाठक के जीवन में कहानी उतर रही है। जी, जी। और यही मेरा सबसे बड़ा नहीं, पुरस्कार ये अचीवमेंट भी है एक कि आपकी कहानी ने मतलब एक बच्चे को भी प्रभावित किया। किया। आपका जो लेखन है, हम अमूमन देखते हैं आपकी कहानियों में जो है एक सामाजिक परिदृश्य की दिखता है कि किस तरह की चीज़ें समाज में हो रही हैं, वो दर्द, वो भाव। तो कैसे आप अपने लेखन की विषयों को चुनते हैं? नहीं, मुझे बहुत चुनने की ऐसे सोच कर चुनने की वो नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ी है। जी, जो चीज़ मेरे को अचानक छू जाती है, स्पार्क आता है किसी चीज़ को, किसी घटना को देखकर, किसी वस्तु स्थिति को देखकर, जी, किसी वारदात को देखकर जो स्पार्क होता है अंदर। मैं अपनी नौकरी के दौर में, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक जगह ड्यूटी थी और रात के 2 बजे वहाँ पर एक ट्रक आया और 2 ढाई का समय रहा होगा रात के। जी, और उस ट्रक में वो लोग थे, वो विधवाएं बैठी थी 2-3 और 2-3 बूढ़े बैठे हुए थे। सामान से लदा हुआ था वो ट्रक। तो रोका, उनसे पूछा कि भाई क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे बच्चों को आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया है अच्छा, पंजाब में, जी, और हमें अल्टीमेटम दिया है कि आपने 24 घंटे में अगर नहीं छोड़ा पंजाब, हम आपको भी मार देंगे। हम लोग उजड़ के आ रहे हैं, वो करके आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि उस समय पंजाब में उग्रवाद बड़े शीर्ष पे था। जी, तो मैंने देखा कि दूसरे जो विभाग थे, अब वो तो मैं बैठा था, मेरी जगह कोई और होता, उसका क्या जी, एटीट्यूड होता, क्या व्यवहार होता, मैं नहीं जानता। तो मैं बड़ा द्रवित हो गया। मगर मैंने देखा कि जो लोग पंजाब में लोगों के मरने पर
बड़े चर्चा करते हैं और बड़ा अफ़सोस करते हैं, वही लोग उस ट्रक वाले को उतना सहज तरीके से जाने नहीं दे रहे थे, जो कि होना चाहिए। होना चाहिए था। जी। तो मैं गया, मैंने फिर जो मैं मदद कर सकता था मैंने की। बहरहाल उस चीज़ ने मुझे इतना झंझोड़ा कि रात को 2 बजे, ढाई बजे के करीब मैं लिखने बैठा था जी। और सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक मैंने वो कहानी पूरी कर ली थी, दहशतगर्द। दहशतगर्द। मैंने उसमें यही दिखाने की कोशिश की थी कि दहशतगर्द सिर्फ वो ही नहीं है जो बंदूक से गोली मार रहे हैं, वो भी दहशतगर्द हैं जो ऐसे तकलीफ में पड़े हुए लोगों को, ऐसे गमज़दा लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो भी दहशतगर्द हैं। और वो दहशतगर्द जो गोली मार रहे हैं वो तो सीमित स्थान पे हैं, मगर ये दहशतगर्द पूरे देश में फैले हुए हैं। जी। ज़रूरत तो इनके इलाज करने की। तो इस तरीके से भी कहानियाँ आई हैं। कहानियाँ हमारे चारों तरफ हैं, बस चारों हमें तरफ हैं। एक पॉइंट कहते हैं कि एक बस क्लिक करने की बात है कि हम बात किस होती विषय है, पर लिख बात सकते होती हैं। है। एक बार मैं जा रहा था तो एक बार घर की बात है, बेटा छोटा था और मैं उसको वो खाना नहीं खा रहा था, मैं ज़बरदस्ती उसको कोर बना के खिलाने की कोशिश कर रहा था आंगन में बैठा हुआ। तो मैंने देखा 2 बच्चे जो हैं वो जैसे मांगने वालों के बच्चे हाँ होते जी। हैं उस तरीके, वो उसमें झूल रहे हैं मेरे गेट में और देख रहे हैं कि ये उसको खिला रहा खिला रहे है हैं, और वो हाँ। बड़ी हसरत भरी दृष्टि से देख रहे हैं वो। तो एकदम मुझे कहानी स्ट्राइक हुई और मैंने उत्सव एक कहानी लिखी जो उस समय 7 भाषाओं में अनुवाद हुई। जी। भारत की 7 अलग-अलग भाषाओं में उसका, वो हंस में ही छपी थी जी। उत्सव, और उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। जी। तो ऐसे कोई चीज़ जो स्पार्क कर जाती है ना, अंदर स्पार्क होता है, एक चिंगारी सी अंदर निकलती है, वो लिखवा के ले जाती है और वो चीज़ फिर पाठक को आगे स्पर्श करती है। आपने तो इतनी सारी किताबें लिखी हैं, कोई किताब जो आपकी खुद की लिखी हुई हो और फेवरेट हो आपकी भी कि मुझे ये बहुत पसंद है, और आपकी अन्य रचनाओं के बारे में भी थोड़ा बताइए? देखिए, रचनाकार अपनी रचनाओं के सम्मोहन में जीता है। जी। उसको तो अपनी हर रचना अच्छी लगती है। जी। जी। मेरी सबसे पहली किताब दहशतगर्द थी, जी। उसके बाद अजनबी शहर में आई, जी। उसके बाद एक झूठ एक सच आई। अच्छा, उड़ान उपन्यास जो मेरा आया था वो बेहद चर्चित हुआ। जी। लगभग भारत के आप समझिए हर पत्र पत्रिका ने उसके ऊपर रिव्यू छापा, समीक्षा छापी। जी। तो अच्छा, वो एक दौर था कि प्रकाशक खुद भेजते थे और छापते थे। आज की तरह भागते नहीं थे लोग आलोचकों के पास या समीक्षकों के पास। समीक्षा करवाने वो के अपने आप लिए। हमें जी। नहीं पता होता था, प्रकाशक खुद भेजते थे जी। और जो उनको समीक्षकों को या आलोचकों को अच्छी लगती थी वो छापते थे। जी। तो ये छपी, तो ऐसे बहुत आई हैं। और अभी जो एक संस्मरण की मेरी किताब आई है, चोर गली में तितलियाँ। ये है भी हमारे पास। जी, जी, दिखा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चोर गली में तितलियाँ। चोर गली में तितलियाँ। क्या है इसमें? इसमें मेरे संस्मरण है। अच्छा। जी। जी। जो धर्मवीर भारती, कमलेश्वर जी। या शरद जोशी या पद्मा सचदेव, वेद राही, इन लोगों से जो मेरे संबंध रहे, संपर्क रहे, या जिस तरीके की मेरे इन लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान हुए, वो सब इसके अंदर है मेरे। और एक देहरादून के ऊपर एक लेख है कि देहरादून पहले कैसा था अब था। कितनी आ गई है अब तक याद भी करना मुश्किल है। याद। यही एक लेखक की खास पहचान है। हाँ। तो अब नया क्या, आप नई कोई रचना जो जी, जी, लिख रहे हैं? हाँ, अब मैंने एक लिखी है अफलातून। अफलातून। अफलातून एक क्या उसमें पढ़ने को मिलेगा वो हमें? एक लंबी कहानी या छोटी उपन्यासिका कह लें। एक आदमी है जो फुटपाथ पे रहता है जी। और एक भिखारी की सी जिंदगी जीता है, जी। मगर वो बुद्धिजीवी है। जी। वो उसकी अपनी मान्यताएं हैं और जी। वो अपनी मान्यताओं पे समझौता नहीं करता। जी। और वो हंडिया में
वो बेचता है, दही बेचता है और इस तरीके से गुजर बसर करता है वो। मगर मान्यताएं उसकी जो हैं वो एक इंटेलेक्चुअल वाली हैं, एक बुद्धिजीवी वाली हैं। जी, वो उन पर समझौता नहीं करता और बिल्कुल नए नज़रिए से वो बातों को कहता है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, जी, और कई बार उसकी पिटाई होती है। उसको एक तो वो बेचारगी की स्थिति में है जी, और दूसरा बातें बड़ी ऊंची करता है, जी, तो वो लोगों को पचती नहीं है और लोग कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि उसको बचाना पड़ता है। तो इस तरीके की वो है और उसमें कुछ और कहानियां भी हैं, पर नहीं मुख्य ज़्यादा हम यही है। नहीं पूछेंगे क्योंकि अब वो अफलातून, आएगी तो हाँ हाँ, तभी थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए जी कि क्या बिल्कुल नया बिल्कुल हमें बिल्कुल पढ़ने के लिए बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ साहित्यकार जितेंद्र ठाकुर जी, जिनकी रचनाएँ अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन आपको समाज की एक नई दृष्टि देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।